Good morning, all of you. मैं ममता शर्मा आदर्श बाल मैम, निकेतन गुड मॉर्निंग मैम। हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सभी है, इशिता है, अन्वी है, लीजा है, सभी को बेटा गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ाई कर रहे हो ना बेटा? यस मैम। जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आप पढ़ाई कर रहे हो ना साथ साथ में? यस मैम। हाँ यस बेटा, पढ़ाई करते रहना, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां और जिसके लेखक हैं नागार्जुन। नागार्जुन ने हिमालय की बेटियों में, जो हिमालय है वो एक ऐसा प्रतीत होता है, वहाँ की नदियाँ हैं कैसी प्रतीत होती है, और सिंधु और ब्रह्मपुत्र है, उन नदियों के बारे में हमें बताया है कि इनका स्वरूप कहा है, नदियों को क्या कहा गया है, लोक माता क्यों कहा गया है, और जो ये नदियां हैं हमारे किस काम आती हैं, हमें इनका किस प्रकार से इनका उपयोग करते हैं, ये इस बारे में इस पाठ में बताया है। तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए, हाथ में पेंसिल ले लीजिए, ताकि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को रेखांकित कर सकें जो हमारी परीक्षा मैम, में उपयोगी हैं। यस बेटा। मैम इशिता का माइक बंद करवाओ। इशिता, अपना माइक बंद कर दो बेटा, जिससे क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ यस बेटा, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं। तीसरा यस चैप्टर मैम। है अपना हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप से खोई हुई लगती थी, सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी माँ, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। लेखक बता रहे हैं कि अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। किसको देखा था? नदियों को। तो लेखक बता रहे हैं कि मैंने जब नदियों को दूर से देखा तो वो बड़ी गंभीर लग रही थी, शांत लग रही थी, और ऐसे लग रहा था जैसे वो अपने आप में खोई हुई, उसे उन्हें दूसरों का ध्यान नहीं है, वो अपने आप में खोई हुई हैं। और वह कैसी लग रही थी? किसी सम्राट महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, यानी किसी सभ्य महिला की तरह वो देखने में लगती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। किसके प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे? नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे, जो माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था। वो किसकी तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता था? माँ, दादी, मौसी और मामी की तरह। तो बेटा हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है, इसमें से अपने दो प्रश्न बन रहे हैं कि लेखक के मन में किसके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। तो लेखक के मन में किसके प्रति थे? नदियों के प्रति। और वह देखने में कैसी लगती थी? वो बड़ी नदियां थी, वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। एक तो अंडरलाइन यहाँ से करेंगे आप लोग कि नदियां हैं, देखने में कैसी लगती थी? तो नदियां हैं वो बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। एक प्रश्न अपना यह बन गया, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। दूसरा प्रश्न है अपना कि मैम, यस बेटा। मैम प्लीज वेट। सेकंड अपना बन रहा है कि माइक किसका ऑन है? वे किसके भांति प्रतीत होती थी? वो सम्राट महिला की भांति प्रतीत होती थी। और लेखक के मन में किसके प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे? लेखक के मन में नदियों के प्रति आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब अपना एक प्रश्न और बनता है कि लेखक है नदियों को किस दृष्टि से देखते थे? तो वह उन्हें माँ, दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह, मामी की तरह उनको देखते थे। किसको? नदियों को। तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग, माँ, दादी, मौसी और मामी की
तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करते थे। चाहे ये पूरा अंडरलाइन कर लीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा। हिमालय के कंधे पर चढ़ने से मतलब क्या है कि वो हिमालय पर जा रहे थे, तो वहां से उन्होंने देखा तो उनका जो नदियों का रूप था वो उन्हें कुछ दूसरा ही देखने को मिला, क्योंकि हिमालय है, उसकी ऊंचाई अधिक है। तो जहां वहां से उन्होंने जब नदियों को देखा तो उनका दूसरा रूप है वो उनको देखने को मिला। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। मैं हैरान था कि लेखक ऐसे देख के हैरान हो रहे थे कि दुबली पतली गंगा से कैसे कैसे है कि जब नदियां हैं वो एक साथ जब धारा में प्रवाहित होती है तो कहीं उनका रास्ता है वो चौड़ा रहता है, कहीं सकड़ा रहता है। तो वो जहाँ पर चौड़ाई ज़्यादा रहती है तो वहाँ पर ऐसे लगता है कि जैसे ये बहुत मोटी उसमें आ रही है, और जहाँ पर रास्ता है वो सकड़ा है वहाँ से लगता है कि वो पतली है। तो यही वो लेखक कह रहे हैं कि मैं ऐसे सोचता कि दुबली पतली जो गंगा है, यमुना है और सतलुज है, ये जब समतल मैदानों में जाती है तो वहां पर उतर कर विशाल कैसे हो जाती है, इनका रूप है वो बड़ा कैसे हो जाता है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी यह भाव भंगी, उनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। कि नदियां हैं यहाँ पर उछलना और कूदना, नदियां उछलना कूदना से नदियां कैसे उछलती कूदती है कि जब नदियां हैं वो ऊंचाई से गिरती है तो उनका ऐसे लगता है जैसे नदियां वहां से कूद रही है, और जब धारा है पानी का वेग तेज रहता है तो पानी है वो उछलता है, तो ऐसे लगता है जैसे नदियां हैं वो उछल रही है। और खिलखिलाकर हंसते जाना, और जब पानी का वेग अत्यधिक तेज रहता है और उसमें पानी की आवाज होती है तो ऐसे लगता है जैसे नदियां हैं वो हंस रही है। तो यह कह रही है कि यही उल्लास है उनकी, जो ये प्रसन्नता है, ये उनका खुश होना है, ये कहाँ गायब हो जाता है मैदान में जाकर। कि मैदान में जब ये चली जाती है तो इनका ये प्रसन्नता है, उनका ये उल्लास है, ये कहाँ गायब हो जाता है। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कि वो कहता है लेखक कि किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, यानी किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ तो मेरा किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, और किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब मैं इतना कौतूहल। अन्नवी बेटा अपना माइक बंद कीजिए। तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता, इतना कौतूहल नहीं होता, इतना जानने की जिज्ञासा नहीं होती, इतना आश्चर्य नहीं होता। विस्मय यानी आश्चर्य होना, इतना आश्चर्य नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। कि इन बेटियों की इनको कहा गया है गंगा यमुना, इनको हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं होता। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अदित्याएं, सरबज उत्काएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती है तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद केल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछे तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय इनके पास और रखा ही क्या है। एक प्रश्न अपना अपना कि हिमालय की बेटियां किसे कहा गया है। तो हिमालय की बेटियां गंगा को, यमुना को, सतलुज, इन नदियों को हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो लेखक कह रहे हैं कि ये कहाँ भागी जा रही है, किसके लिए कह रहे हैं कि नदियों के लिए।
जब वो नदियां हैं हिमालय से निकलती है तो वो कह रहे हैं कि ये कहाँ भागी जा रही है, इनका लक्ष्य क्या है, क्योंकि पानी का क्या स्वभाव होता है, पानी है वो बहता है। तो जो नदियां हैं वो जब हिमालय से निकलती है तो अपने गंतव्य स्थान की ओर वो जाती है। तो वो लेखक सोचता है कि ये कहाँ भागी जा रही है, किसने इन्हें बेचैन कर रखा है, और अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी इनका हृदय तृप्त है। तो वह कौन होगा जो इसकी प्यास मिटा सकेगा। अपने महान पिता किसको बताया गया है, हिमालय को। हिमालय का विराट प्रेमी, विराट यानी बड़ा विशाल। तो कह रहे हैं कि जो अपने हिमालय की विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्ति ही है, यानी इनकी हृदय शांत नहीं हुआ उनका स्नेह पाकर भी, तो फिर इनकी प्यास कोई भी नहीं बुझा सकता है। और यहाँ पर इनके देवदार, चीड़, सरोज, चिनार, सफेदा, केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। तो कौन कौन सी उसमें बीती बातों का याद करने का मौका मिल जाता होगा, तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे हम लोग, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेद केले के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। नदियों को बीती बात याद करने का मौका कब मिल जाता है, तो हम यहाँ से अंडरलाइन करेंगे देवदार से लेके, और मौका मिल जाता है यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे, ये अपना उत्तर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर ढूंढता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। बूढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए, नटखट बेटियां किसे कहा गया है, गंगा, यमुना, सतलुज, हमने जो पढ़ा है ना अभी, इन्हें हिमालय की बेटियां कहा गया है। तो ये कह रहे हैं कि जो बड़े हिमालय की जो ये बड़ी बड़ी जो बेटियां हैं, इन नटखट बेटियां हैं, इनके लिए कितना सिर ढूंढता होगा हिमालय, बूढ़ा हिमालय। और ये कह रहा है कि बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए कि तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कि अगर उनसे ये पूछेंगे कि आपकी जो बेटियां हैं ये नटखट बेटियां हैं, इनके लिए आप क्या उसे ढूंढते हो, तो वो ऐसे कहेंगे कि उनके सिवाय मौन के उनके कोई उत्तर नहीं रहेगा, यानी वो सिवाय चुप रहने के कोई उत्तर नहीं दे सकते। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के ऐसे दो नाम हैं जिनके सुनते ही किन किन के हिमालय के छोटी बड़ी बेटियों के सामने आंखें नाचने लगती है। हिमालय की किन बेटियों के सामने छोटी बड़ी बेटियों के सामने नाचने लगती है, कौन कौन सी नदियों के सामने, तो हम इनके नाम लिखेंगे। ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते से लेके और नाचने लगती है, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही ये रावी, सतलुज, इन सभी जो नदियों के नाम दिए गए हैं, ये हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियों की आंखों के सामने नाचने लगती है, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है, कि वास्तव में जो सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है वह कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानंदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही है। कि वास्तव में सिंधु और जो ब्रह्मपुत्र नदियां हैं वह स्वयं में कुछ नहीं है, इनका मतलब इनका कोई खुद का अस्तित्व नहीं है। ये तो दयालु हिमालय यानी जो हिमालय पर्वत है उसके जो वो पिघलता है, उसके पिघले हुए दिल की एक एक बूंद को ये न जाने कब से इकट्ठा कर रही होकर इन दो महानंदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कि ये तो हिमालय का जो पिघले हुआ दिल है उसमें से जो निकला हुआ जो पानी है उसकी एक एक बूंद इकट्ठा करके ये दो नदियां हैं
वो अपने महानंदों के रूप में जाके समुद्र में मिल जाती है, प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कि कितना सौभाग्यशाली वह समुद्र है जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कौन सी दो बेटियों का नाम दिया गया हमें? सिंधु और ब्रह्मपुत्र। यहाँ से भी अंडरलाइन करेंगे हम लोग। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। और वो दो बेटियां कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और सिंधु। आगे पढ़ते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती हैं। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, कि जो मैदानों में इन नदियों को देखा होगा, जो मैदानों में ये नदियां बहती है, वहां पर जिन्होंने इनको देखा है, उनका क्या ख्याल है कि यह बात, इनके ख्याल में शायद ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेला करती थी। कि बूढ़े जो हिमालय है उसकी गोद में रहकर ये बच्चियां बनकर कैसे खेला करती थी। यानी जब हिमालय से नदियां निकलती है, तब उनका जो प्रवाह है, नदियों का प्रवाह है, बहुत भयंकर रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ये समतल मैदानों में आती है, तब इनका रूप कैसे हो जाता है, इनका रूप है वो अलग हो जाता है। तब वो ये कहती है कि जिन्होंने मैदानों में नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में ही शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूपी पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय का ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। कि ये लेखक कह रहे हैं कि ये जो नदियां हैं, ये हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर कैसे खेला करती हैं, क्योंकि माँ बाप की गोद में इन नंग धड़ंग होकर खेलने वाली बालिकाओं को रूपी पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो। कि ये जो नदियां हैं जब हिमालय से निकलती है, तो उनका रूप है वो एकदम वास्तविक रहता है, एकदम सफ़ेद रहता है। तो ऐसे लगती है वो जैसे कि ये एकदम नंग धड़ंग हो। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पर जो रहने वाले जो आदमी हैं, उनके लिए ये जो उनका नदियों का जो ये रूप है वो आकर्षक ना हो, लेकिन मुझे तो उनका यह रूप है वो बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है। यानी मन को लुभाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला प्रतीत होता है। कि जब नदियों का वो देखते हैं, तो नदियों का वो जो रूप है वो बहुत ही उन्हें अच्छा लगता है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। तो इनको क्या कहा गया है? हिमालय को तो ससुर कहा गया है और समुद्र में को इनका दामाद कहा गया है। तो इसको भी अंडरलाइन करके, हिमालय को ससुर और समुद्र को इनका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अभी जैसे ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न आते हैं आपके, जो एबेसेदा वाले क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, उसमें से ऐसे कहा जा सकता है कि हिमालय को उनका क्या बताया गया है और समुद्र को क्या कहा गया है। फिर ऑप्शन में दे सकते हैं ससुर और दामाद, माँ और बाप, चाचा और ताई। इस तरीके से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो बनकर आ सकते हैं, इसलिए आप इनको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। कालिदास के विरही यक्ष ने क्या कहा था? अपने मेघदूत में कहा था कि कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी, तो उसमें जो पात्र है वेत्रवती, बेतवा नदी का प्रेम का प्रतिदान देते जाना। कि उसने जो प्रेम किया है उसका तुम्हें प्रतिदान देना है। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। कि तुम्हारी जो प्रेयसी है, तुम्हें चाहने वाली है, वो तुम्हारा प्रेम पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी, खुश होगी।
यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई कि ये जब मैं इन चंचल नदियों को देखता हूँ तो मुझे यह बात अचानक ही याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। और यह बात इन चंचल नदियों को देखकर कि उन नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आई और सोचा कि उस महाकवि ने, किसने, कालिदास ने, इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था कि जो नदियां का यह सचेतन रूप, कि नदियां इस तरीके से जो प्रवाहित होती थी, उनका जो विशाल रूप था, उनकी जो छवि थी, वो उनके रूप में, उनके मन में बस गई थी। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। दरअसल जो भी कोई नदियों को, कि कोई भी दरअसल कोई भी जब नदियों को पहाड़ी घाटियों में और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, यानी अलग अलग भी शक्लों में देखेगा, तो इसी नतीजे पर वह पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। अपना 1 नंबर का प्रश्न ये भी बना है कि काका कालेलकर ने नदियों को क्या कहा है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है, कि किंतु माता बनाने से पहले कि हम इन्हें माता कहें, उनसे पहले हम इन बेटियों के रूप में देख ले तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में, मैम यस बेटा, मैम हर्ज मीन्स क्या होता है? कि इन बेटियों को क्या हर्ज है, यानी कोई बुरी बात तो नहीं है ना, हम उसको मान ले तो, है ना, ऐसे कहते हैं ना यस कि मैम। हाँ, ये किंतु बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है, यानी कोई दूसरी बात तो है नहीं, इसको मान ले तो इसको हम मान सकते हैं, कोई बुराई नहीं है मतलब, ठीक है। और थोड़ा आगे चलिए, अगर इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा, कि पहले तो बोले कि नदियों को क्या कहा, लोकमाता कहा, फिर कहे अगर हम इन लोकमाता से पहले न बेटियों के रूप में देख ले तो हमें क्या हर्ज है, कोई बुराई नहीं है इसमें भी। और थोड़ा आगे चलें और इनसे भी ज़्यादा अच्छा हम सोचे, तो अगर हम इन्हें प्रेयसी की भावना से देखें तो कैसा करेगा, ये भी बढ़िया रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इन्हें के साथ जोड़े सकते हैं, कि ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने नदियों को दिया है, कि बहन किसका स्थान दिया है, बहन का स्थान, कि बहन नदियों को क्या माना है, बहन माना है। तो वो लेखक कह रहे हैं नागार्जुन कि बहन का स्थान भी कितने कवियों ने नदियों को दिया है, कि नदियों को जो बहन मानने का जो स्थान है, माँ बहन मानने की जो बात है, वो कितने कवियों ने कही है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी, तो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, जो लगा में गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अजरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा कुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। लेखक कह रहे हैं, पहले तो अपना प्रश्न बना कि कितने कवियों ने नदियों को क्या माना है, तो हम अंडरलाइन करेंगे, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है, किसका स्थान दिया है, बहन का, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर लेखक कह रहे हैं कि एक दिन मेरी ऐसी भावना हुई कि थी, थो लिंग की बात है, यानी तिब्बत गए थे वो एक बार, तो वहाँ पे उनका जो मन था वो उचट गया था, थोड़ी तबीयत उनकी ढीली थी, यानी तबीयत थोड़ी उनकी खराब थी, तो वह सतलज नदी के किनारे पर जाकर बैठ गए। दोपहर का समय था और पैर लटका दिए, दोपहर का समय होने था तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उन्होंने अपने पैर है वो पानी में लटका दिए सतलज नदी के किनारे। थोड़ी देर में उन प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा में गुनगुनाए। थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि जब उन्होंने अपने पैर हैं वो पानी में लटकाए,
तो उनसे क्या हुआ, एक वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगे, और तरोताज़ा महसूस करने लगे। तरोताज़ा महसूस करना यानी हम जब बहुत ही थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हमें फ्रेश होने की, जिसे तरोताज़ा जिसे कहते हैं हिंदी में, होने की ज़रूरत होती है। तो आप देखते हो कि यदि हम ऐसे परेशान हो और स्नान कर ले या अपने मुंह हाथ धो ले, तब भी हमें फ्रेश जैसा महसूस होता है। तो लेखक भी परेशान हो गया था, उनकी तबीयत ढीली थी, तो वो नदी के किनारे जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने पैर को उस नदी में के पानी में डुबो दिया। तो फिर वो तरोताज़ा सा महसूस करने लगे। तो फिर वहाँ बैठे बैठे ही वह गुनगुनाने लगे कि जय हो सतलज बहन तुम्हारी, की तुम्हारी सतलज बहन तुम्हारी जय हो, लीला अचरज बहन तुम्हारी की, हे सतलज बहन, तुम्हारी लीला है वो बड़ी ही अचरज है, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने पैर है वो सतलज नदी के में पानी में डुबोए, तो वो अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगे थे। तो वो उनको आश्चर्य हुआ, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी लीला है वो बड़ी ही निराली है। हुआ मुदित मन हठा खुमारी, कि मेरा मन है वो मुदित हो गया, यानी प्रसन्न हो गया, और मेरे मन में जो खुमारी थी, जो खुमारी यानी क्या होता है, कोई भी हमारी चीज़ में कमी हो जाना, बुखार जैसे महसूस होता है, कोई भी कमी हो वो दूर हो जाना। तो वो कह रहे हैं कि वो मेरा जो खुमारी थी मेरे मन की वो मिट गई और मेरा मन है वो प्रसन्न हो गया। जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, की है नदी मैं तुम पर बलिहारी जाता हूँ, तुम पर प्रसन्न होता हूँ, तुम पर न्यौछारा होता हूँ। तुम बेटी ये बाप हिमालय, कि तुम बेटी हो और तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है वो कौन है? हिमालय है। चिंतित पर चुपचाप हिमालय, की हिमालय है वो चिंतित है लेकिन एकदम चुपचाप खड़े हैं। प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, कि प्रकृति नटी के, कि जिस प्रकार ये प्रकृति है उस पर ऐसे लगता है जैसे कोई नृत्यांगना है, वो अपनी नृत्य करती है, वैसे ही प्रकृति रूपी नटी के ऊपर चित्रित पट पर उस पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय के, उस पर जो हिमालय की अनुपम छवि है वो बहुत ही अद्भुत है। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, की है सतलज बहन तुम्हारी जय हो। तो इस प्रकार हमने अपना जो चैप्टर है वो अब तीसरा, जिसका नाम है हिमालय की बेटियां और जिसके लेखक हैं नागार्जुन, इसका अध्ययन कर लिया है। इसमें से आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और इसके क्वेश्चन आंसर मैं आप लोगों को भेजूंगी, तो आप लोग वो अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। और इसके जिसमें ये दिया गया है, जिसमें शब्दार्थ हैं, उन शब्दार्थ को भी आप लोग कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए, जिस चैप्टर में दिए गए हैं। मैम, तो हाँ मैम शब्दार्थ तो आपने बीच में वर्ड्स बताए ही नहीं। हाँ, अभी बताए थे ना बेटा, अभी जिसमें नहीं दिए गए हैं उसमें मैं भेज दूंगी, तो आप कर लीजिए। जिसमें है, जो इसमें ऑलरेडी दे रखे हैं, जैसे वसंत उसमें है, उसमें दे रखे हैं, इसमें आपके नहीं दे रखे, तो जिसमें नहीं दे रखे हैं वो रहने दीजिए, और फिर मैं आपको बता दूंगी, या फिर मैं आपको उस मैम, पे ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। यस मैम, आप हमें सेंड कर दीजिएगा। हाँ, और जैसे जैसे काम कर रही है नानवी बेटा, यस मैम। जैसे मैं करवा रही हूँ वैसे वैसे कर रही है ना? यस मैम। हाँ, फिर अपनी नोटबुक भी है ना, भेज दीजिएगा आप चेक ओके करने के मैम, लिए। आज मैं फर्स्ट चैप्टर भेज दूंगी। हाँ नहीं, उस पे नहीं, आप वो चाचा आते हैं ना आपके, तो उस पे भेज दीजिएगा आप। यस मैम। ओके मैम। हाँ, बुला के लाइए, देखिए।